वेलकम टू अभ्यास एकेडमी स्टूडेंट्स। वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में 12th क्लास के टॉपिक्स को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के प्रिपरेशन मेथड पढ़े थे। उनमें मोस्टली मैंने आपको क्लियर करवा दिए थे, लेकिन उसमें से एक दो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन हैं जो बोर्ड में अक्सर पूछी जाती हैं। आज हम उनके बारे में बात करते हैं और फिर उसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम जो प्रिपरेशन मेथड के एक दो मेथड रह गए थे वो क्लियर करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इटार्ड रिएक्शन की। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। नेम रिएक्शन में पूछी जाती है। इसमें क्या करना है, आपको पूछा जा सकता है लाइक, या तो आप कह लीजिए कि आपको प्रिपेयर एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड का मतलब यहाँ पे होगा ऐसा एल्डिहाइड जिसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप जिसके साथ बेंजीन रिंग जुड़ी हुई हो। प्रिपेयर एरोमेटिक एल्डिहाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। किसी हाइड्रोकार्बन से आप ये प्रिपेयर करके दिखाओ। ये है इसका एक्चुअली प्रिपरेशन मेथड। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे टोलुइन CH3। पहले मैं सीधी ही रिएक्शन लिख के दिखा देता हूं आपको, और इसकी रिएक्शन आप करवा देंगे CrO2Cl2। दिस इज क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड से जब आप इसकी रिएक्शन करवा देंगे तो इससे एक आपका एडिशन प्रोडक्ट बनेगा जो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इसके 2 H रिमूव हो जाएंगे, केवल एक H बचेगा, और इस क्रोमिल क्लोराइड के आप 2 मॉलिक्यूल लेंगे और वे जो 2 H हटे हैं वहां पर इस कार्बन से जाकर के जुड़ जाएंगे। CrOH एंड Cl2, OCrOH Cl2। इस तरह से ये एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, और इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करवा देंगे एसिड की प्रेजेंस में, तो यहां से आपका जो प्रोडक्ट है वो बनेगा बेंजल्डिहाइड CHO, और यहां से आपका CrOH ट्वाइस Cl2, 2 मॉलिक्यूल्स इसके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन, वैसे तो अगर रिएक्शन मैकेनिज्म की हम बात करें तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, लेकिन आपको अगर नेम रिएक्शन में पूछा जाता है तो आपको सीधे सीधे ये आप टोलुइन लेंगे और टोलुइन की रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड से करवा के पहले एडिशन प्रोडक्ट बना लेंगे, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करके आप इसका बेंजल्डिहाइड बना लेंगे। अगर मैं फिर भी बात करूं इसकी बॉन्ड के टूटने और नए बॉन्ड बनने की, तो ये कुछ इस तरह से होता है। इसको क्रोमिल क्लोराइड को मैं इस तरह से लिख ले रहा हूं, और जो हमारा टोलुइन है इसे मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कीजिए। एक तो ये बॉन्ड क्लीवेज कर दें, एक ये बॉन्ड क्लीवेज कर दें। ठीक, तो यहां पर एक और Cr है हमारे पास, सॉरी क्रोमिल क्लोराइड, इस तरह से इसके भी बॉन्ड को होमोलिटिकली क्लीवेज करें, और ये वाला बॉन्ड भी होमोलिटिकली क्लीवेज करें।
दोबारा ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें आपको 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तब ये बात क्लियर होगी कि क्रोमिल क्लोराइड को आप ओपन करके इस तरह से लिखें। पहले इस बॉन्ड को आप होमोलिटिकली तोड़ लीजिए और H के बॉन्ड भी तोड़ लीजिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये बॉन्ड तोड़ने के बाद ये बॉन्ड तो जाके जुड़ जाएगा कार्बन के साथ, और ये बॉन्ड टूटने के बाद जुड़ जाएगा कार्बन के साथ। मैं लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर कई सारे एरर हो जाएंगे तो कंफ्यूजन होगा। ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए कि ये वाला जो बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेगा, ये वाला बॉन्ड जाके जुड़ जाएगा कार्बन के साथ, ये दोनों H रिमूव हो जाएंगे। अब ये दोनों H कहाँ जाएंगे, इनमें से एक पाई बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीवेज होगा, ये इस तरह से, ठीक, और ये एक H इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा और एक H इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। थोड़ा पेशेंस से, बहुत ध्यान से इसको देखिए, कई सारे एरर हो गए हैं इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। एक बार दोबारा से बता दे रहा हूं, पहले ये होमोलिटिकली बॉन्ड तोड़िए और ये होमोलिटिकली बॉन्ड तोड़िए। ये होमोलिटिकली जब बॉन्ड टूट जाएगा तो ये वाला बॉन्ड कार्बन से जाके जुड़ जाएगा, और कार्बन से जाके जुड़ के देखिए, हम CH मान लें तो अगर इससे ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जाके जुड़ जाए तो ये ऑक्सीजन हमने जोड़ दिया। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास Cr है। मैंने कहा कि ये जो H टूट के अलग होगा वो इस बॉन्ड के होमोलिटिकली टूटने के बाद ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ से पूरी होगी, और इसको आप इस तरह से करें, ये OH में यहाँ लिख दे रहा हूँ, और इसके बाद इस Cr के साथ में 2 Cl जुड़े हुए हैं, वे 2 Cl Cl2 ही लिख लेते हैं इस तरह से। सेम आप इस दूसरे क्रोमिल क्लोराइड के साथ कीजिए कि ये होमोलिटिकली बॉन्ड क्लीवेज कीजिए और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जोड़ दें, ये जुड़ गया इस कार्बन से। इसके बाद आपके पास Cr है, जो H इस कार्बन से रिमूव हुआ है वो आप यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ ले तो वो आपका हो जाएगा OH, और इसके साथ में 2 Cl2 जुड़े हुए हैं लाइक दिस। अब आप इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ये जो एडिशन प्रोडक्ट बना है इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस करने पर आपको क्या करना होगा, देखिए इसका जो OH है वो तो आप अटैच कर ले इसके साथ में, ठीक, और सॉरी इसको एक काम करें, आप H2O में इसे ऐसे कर लें, HHO, मैं इसे ऐसे लिख देता हूं। आप यहां से ऑक्सीजन एटम जो है, देखो ये दोनों बॉन्ड तोड़ दीजिए, ठीक, कार्बन की ये दोनों वैलेंसी अगर हम पूरी कर दें, C डबल बॉन्ड O और इसके पास में H है, तो ये बन गया हमारा मेन प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड। और जो आपके पास 2 H बचे, एक H को तो इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ दें और एक H को इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ दें, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस Cr के साथ में आपके पास एक OH ऑलरेडी है और दूसरा OH ये बन जाएगा ऑक्सीजन, और एक H यहां से ले लेंगे और Cl2 इसके पास ही, ऐसे ऐसे ही सेम केस इसके साथ होगा, तो हमारे पास 2 ये ऐसे बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाएंगे। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट था वो ये था, और इस इटार्ड रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म कुछ इस तरह से है। ये आपके सिलेबस में है तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये बात समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है कि यहाँ से किस तरह जुड़ा और ये प्रोडक्ट किस तरह से बना, क्योंकि कई सारे बॉन्ड हैं, उनको तोड़ना और फिर उनको रीअरेंज करने के बाद में जोड़ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो सारे बॉन्ड्स किस तरह से टूटे और नए बॉन्ड किस तरह से बने वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, तो अब चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है, इसे आप नोट करें। इसी तरह की एक रिएक्शन है वो आप कर सकते हैं, इटार्ड रिएक्शन तो नहीं है बट सिमिलर वे में आपको करना होगा उसको। अगर ये रिएक्शन आप CH3 C डबल बॉन्ड O CO CH3, दिस इज एसिटिक एंड हाइड्राइड, एसिटिक एंड हाइड्राइड से रिएक्शन करवा दें अगर CrO3 की प्रेजेंस में,
तो सिमिलर वे में क्या होगा, यहां पे आपका एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, ये CH और इससे दो OCO CH3 ये ऐड हो जाएंगे। और इसके बाद जब इसका आप हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हाइड्रोलिसिस करवाने पर ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजोइलिहाइड। ठीक है, इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। इसके बाद आपका एक होता है कमर्शियल मेथड। कमर्शियल मेथड में आप क्या करेंगे, आप इसका लिख सकते हैं बाय साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन। टोलुइन का आप साइड चेन क्लोरीनेशन करवा देंगे इस तरह से। ये आपके पास CH3 टोलुइन है और इसको आप क्लोरीनेशन करवा दीजिए। क्लोरीन की रिएक्शन करवा दें सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहां से 2H रिमूव हो जाएंगे। मींस यहाँ पे आप 2HCl निकाल दें एज ए बाई प्रोडक्ट, 2H 2Cl के साथ निकल के चले जाएंगे और जो 2Cl है वे वहां पे ऐड कर देना। तो आपको 2Cl2 की जरूरत पड़ेगी। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका कुछ इस तरह से होगा, CH और Cl2। इसके बाद इसकी रिएक्शन आप NaOH से करवा लें। NaOH से करवाएंगे, NaOH सॉरी आप यहाँ पे लीजिए H2O, H एंड OH ऐसे लिखते हैं। तो आपको 2H2O की जरूरत पड़ेगी और उनमें से एक H और Cl यहां से निकल जाएगा, तो -2HCl यहां पे रिलीज हो जाएंगे। अब जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास होगा CH और OH और OH। हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी सेम कार्बन से दो OH ग्रुप अगर अटैच्ड रहेंगे इट इज अनस्टेबल कंपाउंड और इसका आप अपने आप ही हाइड्रोलिसिस हो जाता है। अगर ये अनस्टेबल है और इसका यहां से हाइड्रोलिसिस हो जाए -H2O, तो ये वैलेंसी ऑक्सीजन पूरी कर लेगा और यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट हो जाएगा CHO। ये आपका बेंजल्डिहाइड मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड प्रिपेयर हो गया। ठीक है, ये इसका कमर्शियल मेथड होता है। एक और है गार्टरमैन कोच रिएक्शन। दिस इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, लेकिन आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में दी हुई है इसलिए मैं बता रहा हूं इसे। आपको क्या करना है, इसमें टोलुइन की जगह आपको बेंजीन लेनी है। ये आप बेंजीन लें और कार्बन मोनोऑक्साइड से इसका रिएक्शन करवा दें HCl की प्रेजेंस में और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड आप बेंजीन के एक कार्बन के साथ अटैच कर दें जहां पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। सपोज कीजिए ये हाइड्रोजन यहां से दिखा देता हूं मैं, तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और ये कार्बन इस हाइड्रोजन की जगह पर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ ये आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको CHO, ये आपका बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, ये है इनके एल्डिहाइड के प्रिपरेशन मेथड। जितने भी आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वे सारे प्रिपरेशन मेथड हैं एल्डिहाइड के, और आप इन्हें ध्यान से देखिए और उसके बाद आप इन्हें नोट करें और समझने की कोशिश करें। इसके बाद हम इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल मेथड्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर हम इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, ऑफ RC≡OH एंड RC≡OR मींस एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये होगा कि एल्डिहाइड RC≡OH these are more reactive in comparison to aldehyde compared to ketone।
तो पूरी बात को इसे ऐसे लिख देते हैं, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू कीटोन। आपको आंसर देना होता है क्यों, तो उसके दो रीजन आप लिख सकते हैं। फर्स्ट रीजन, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, एंड सेकंड आप लिख सकते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। अब इनको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इनकी स्ट्रक्चर को समझना होगा। सपोज करें ये एक आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इस वजह से इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर आपका स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर मॉलिक्यूल जो प्रॉपर्टीज शो करते हैं वो प्रॉपर्टीज ये भी शो करेगा, लेकिन डिफरेंस कहां पे आता है एल्डिहाइड में और कीटोन में। आप देखिए, अगर यहां पर एक एल्किल ग्रुप हुआ और एक H हुआ, ठीक है, तो यहां पर प्लस आई इफेक्ट जो है वो इस कंपैरिजन में RC≡O R, इस कंपैरिजन में यहां पर कम लग रहा है। मैं लिख देता हूं लेस प्लस आई इफेक्ट, यहां पर प्लस आई इफेक्ट कम लग रहा है और यहां पर मोर प्लस आई इफेक्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे दो एल्किल ग्रुप है। अच्छा, यहां पे कम प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहां पर ज्यादा लग रहा है, तो सोच के देखिए कि इस कार्बन पर जो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आया है या इस पर जो आया है वो मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट या उसका मैग्नीट्यूड इस वाले कार्बन का ज्यादा होगा या इस वाले कार्बन का। पहले तो ये सोचे कि आया क्यों चार्ज इस पे, क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच लिए हैं। अब ऑक्सीजन ने जब इसके इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लिए तो इसलिए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये दो एल्किल ग्रुप अगर इसको इलेक्ट्रॉन देने लगे तो इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का कम रहेगा, मतलब इसे अपने इलेक्ट्रॉन खींचने की, कि ऑक्सीजन ने खींच लिए, उसकी प्रॉब्लम कम होगी, इसे ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोर मैं ऐसे लिख देता हूं मोर पोलैरिटी, ये आसान रहेगा। तो इसमें ज्यादा पोलैरिटी रहेगी एल्डिहाइड में, इन एल्डिहाइड, और यहां पर दो एल्किल ग्रुप होने की वजह से ये मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा और मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा तो यहां पर लेस पोलैरिटी होगी, लेस पोलैरिटी। इस वजह से तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये पोलैरिटी ज्यादा होने से ये आपके मोर रिएक्टिव हो जाएंगे और ये आपके लेस रिएक्टिव हो जाएंगे कीटोन्स। ठीक है, ये आप स्टेटमेंट बना करके लिख सकते हैं। ये बात मैंने तो समझाने के लिए इस तरीके से लिख दिया है। दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, जो किसी मेन फंक्शनल ग्रुप के आसपास नंबर ऑफ कार्बन या साइज ऑफ कार्बन होता है, उससे जो कंडीशन क्रिएट होती है। आप ये सोचिए कि यहाँ पर अगर मैं इस तरह से H और H बना दूं, H छोटे एटम होते हैं, यहाँ पर कितना भीड़ लग रहा है, कितना स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है। अगर हम बात करें एल्किल ग्रुप C≡H, तो H तो इतना ही बड़ा बना देते हैं, एल्किल ग्रुप को इतना बड़ा बना देते हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ जो है वो ज्यादा हो गई है। इसके आगे की अगर हम सिचुएशन की बात करें RC≡OR, तो इसमें हमें एल्किल ग्रुप इतने बनाने पड़ेंगे। तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है क्योंकि इसमें छोटे एटम है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा बढ़ गया है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है। इन तीनों केस की मैं बात कर रहा हूं। तो इस वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से जब भी कोई अटैक करने के लिए इस पर आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से इसको रिपल्शन फील करना होगा। इस अटैकिंग रिएजेंट को इस
इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब जितना साइज बड़ा हो जाएगा या जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप बढ़ जाएंगे उससे रिपल्शन उतना ज्यादा फील करना होगा और इसलिए रिएक्शन भी कम होगी। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह यह है। तो अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो कीटोन की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। एल्डिहाइड में अगर एस्टल्डिहाइड की बात करें तो इसमें रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू कीटोन। और अगर फॉर्मल्डिहाइड की बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि इसमें ना तो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और ना ही इसमें इंडक्टिव स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो इसलिए इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये है। अब अगर हम यहीं पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें बॉइलिंग पॉइंट का, कि इनका बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से आप बताएंगे, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है हाइड्रोकार्बन इनके जैसे जो इतने ही मॉलिक्यूलर मास वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं उनसे ज्यादा रहता है। उसकी वजह क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं और उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में केवल वन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं जो कि बहुत वीक होते हैं। उनको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, ये जितना भी पोलैरिटीज पर होगी उतनी ही पोलैरिटी दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स पर होगी और पोलर मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में तो अट्रैक्शन हो ही जाता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जिन्हें हम कहेंगे। जो एल्केन्स होते हैं उनमें आपका जो फोर्सेस होते हैं वो वन डर वाल फोर्सेस होते हैं और अगर हम इनकी बात करें इनकी एल्डिहाइड या कीटोन्स की इनमें होते हैं आपके डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इस वजह से उनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी और इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। अगर हम बात करें इन दोनों की कि इन दोनों में किसका ज्यादा होगा, इनका ज्यादा होगा क्योंकि इसमें हम बात कर चुके हैं पोलैरिटी ज्यादा रहेगी। पोलैरिटी ज्यादा रहेगी तो फोर्सेस जो है स्ट्रॉन्ग रहेंगे, इनमें कमजोर हो जाएंगे। लेकिन अगर एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपेयर करके देखें तो इनका उनके कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट जो है कम होता है। तो सिंपली आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन है आपके हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है कीटोन से और अगर इनकी बात करें इनका होगा एल्डिहाइड से, फिर एल्कोहल से और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो बॉइलिंग पॉइंट है सेम मॉलिक्यूलर मास की बात हो रही है, इनके मॉलिक्यूलर मासेस अगर सेम रहें तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इनका होगा और सबसे कम इनका होगा। इनका सबसे कम क्यों है, वन डर वाल फोर्सेस की वजह से। और इन सब में जो है आपके डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं, इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन इनमें सबसे कम डाइपोल इंटरेक्शन होंगे, इनमें ज्यादा होंगे, इनमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट का ये सिस्टम इस तरह से चलता है। तो ये कुछ इनकी कार्बोनिल कंपाउंड की एल्डिहाइड और कीटोन की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है आपके एनसीईआरटी में भी एक्सप्लेन की हुई है, उनको रीड आउट कीजिए। कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है तो सारी चीजें आपको क्लियर हो भी जाएंगी। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। ऑफ RCHO या RCOR एल्डिहाइड और कीटोन की हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम यहां पर सबसे पहले ले लेते हैं इनका एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शन ये क्यों शो करते हैं उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि ये कार्बोनिल कंपाउंड में एक तो आप कह सकते हैं कि इसमें अनसैचुरेशन है और आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे कि अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है इसलिए ये एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। और इनमें ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से बॉन्ड जो है आसानी से तोड़ा जा सकता है और फिर उसमें एडिशन हो सकता है और पोलर मॉलिक्यूल होता है तो अटैकिंग रिएजेंट इस बॉन्ड को आसानी से तोड़ लेता है। तो ये बॉन्ड टूटने के बाद में फिर अटैकिंग रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल का एडिशन आसानी से हो जाता है।
तो एडिशन रिएक्शन में हम सबसे पहले ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे HCl का एडिशन करें हम, तो एडिशन ऑफ HCl, तो इससे ऐसे लिख देता हूं एडिशन ऑफ HCl, और इससे क्या बनेगा, गिव साइनोहाइड्रीन, ये नाम भी। इसमें एडिशन रिएक्शंस में जो मैं आपको कंपाउंड्स के नाम बताऊंगा वो भी याद रखिएगा, क्योंकि अल्टरनेटिवली क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके इस तरह से भी क्वेश्चन में नाम ले दिया जाता है कंपाउंड का। तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसे हम साइनोहाइड्रीन कहेंगे। और रिएक्शन कैसे दिखाएंगे आप, ये आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है, आप H और Cl को इसे ब्रेक करें तो ये वाला हिस्सा पॉजिटिव और ये वाला निगेटिव होता है, H पॉजिटिव होता है, साइनाइड निगेटिव आयन होता है। तो आप सोच के देखिए, अभी हमने बात की थी कि ये इलेक्ट्रॉन टूटने के बाद यहां पर जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसलिए ये इस इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के बाद पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। इस वजह से कार्बन पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो भी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, इसमें निगेटिव चार्ज आएगा। आप सोच के देखिए किस एटम से, ऑक्सीजन से क्या जोड़ना है आपको और कार्बन से क्या जोड़ना है। इस पर आपके पास निगेटिव चार्ज है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के पास में, तो कार्बन के पास में तो जाएगा आपका Cl। तो ये वैलेंसी जो है इस तरह से ओपन कर लेते हैं चारों, H तो चला जाएगा आपका इसके पास में और साइनाइड चला जाएगा कार्बन के पास में, तो ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा Cl। अब यहाँ पर चाहे ये फॉर्मल्डिहाइड होता तो भी ये रिएक्शन होती, यहाँ पर ये अगर एल्डिहाइड होता, एस्टल्डिहाइड, तो भी यही रिएक्शन होती, और यहाँ पर ये कोई कीटोन होता तो भी यही रिएक्शन होती। तो ये सिचुएशन आप अपने आप मान लेंगे, जैसा भी रिएक्टेंट आपको लेना है। तो इसलिए ये दो वैलेंसीज में इसकी ओपन छोड़ रहा हूं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर के, कि वो आपसे क्वेश्चन किसके नाम से पूछता है, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड या कीटोन के हिसाब से। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें OH ग्रुप और साइनाइड ग्रुप दोनों होते हैं, तो इसे कहते हैं साइनोहाइड्रीन। दूसरा है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, तो इससे जो है आपका एडिशन प्रोडक्ट बनता है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के चैप्टर में भी काम आएंगी बायोमोलिक्यूल में आपको। तो इसको कार्बोनिल कंपाउंड को मैं इस तरह से लिख देता हूं और इसे NaHSO3 ये लिख देते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट में बाइसल्फेट आयन है और सोडियम आयन है, तो सोडियम जो है वो हमारा इससे जाके जुड़ेगा और HSO3 आयन जो है वो सोडियम तो इससे जोड़ लेंगे और बाइसल्फेट आयन इससे जोड़ लेंगे। कार्बन की चारों वैलेंसी आप ओपन करें और ये ONA बनाए और ये SO3H इस तरह से हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है, ये H तो यहाँ पर आ जाता है और Na यहाँ पर आ जाएगा, तो इससे जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा आपका वो OH और SO3Na ये एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये एडिशन रिएक्शन होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम कर लेते हैं एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल का एडिशन करेंगे तो क्या होगा, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका दो सिचुएशन लेंगे हम अलग अलग। पहली सिचुएशन में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ये लेंगे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब है ऐसे एल्कोहल जिनमें केवल एक OH ग्रुप होगा, ठीक है। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा गिव एसिटल एंड कीटल। एसिटल तब बनेगा जब एस्टल्डिहाइड होगा और कीटल जब बनेगा जब आपके पास कीटोन होगा। तो देखिए ये आपने ले लिया एक कार्बोनिल कंपाउंड, इसकी रिएक्शन आप ROH से करवा दें। ये आपके पास है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें एक OH ग्रुप है और ये रिएक्शन आप करवाएंगे ड्राई HCl की प्रेजेंस में। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो H है वो पॉजिटिव और ये एल्कोक्साइड आयन नेगेटिव ले लें। तो
तो ये जो निगेटिव पार्ट है वो आपका कार्बन से जुड़ जाएगा और जो पॉजिटिव पार्ट है वो आपका इससे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन के साथ H जुड़ा है तो ये OH हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा OR। ठीक है, इसे कहेंगे हम, देखिए इसे क्या कहेंगे, अगर ये हमारा एल्डिहाइड होता तो इसे कहते हम हेमी एसिटल। ठीक, हेमी क्यों, क्योंकि अभी एक OH ग्रुप है और एक OR ग्रुप है, अगर इस कार्बन से दो OR ग्रुप जुड़ जाएंगे तो ये कंप्लीट एसिटल हो जाएगा। कैसे, इस तरह से ट्राई HCl की प्रेजेंस उसी की रहेगी ट्राई HCl की, और एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल और ले लें आप, तो इसका क्या करेंगे, यहां से आप H2O निकाल दें। तो यहाँ पे आप H2O को रिलीज कर देंगे और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी OR अटैच हो जाएगा और यहाँ पर भी OR अटैच हो जाएगा। ये अब कंप्लीट एसिटल बन गया। तो कंप्लीट एसिटल का मतलब है यहाँ पर देखो, अगर आपने RH मतलब एल्डिहाइड लिया है तो उससे हेमी एसिटल और एसिटल बना है। अगर मैं आपको कहने लगूं कि आप यहाँ लेते कीटोन, ठीक है, तो यहाँ पे हेमी एसिटल की जगह आपका बनता हेमी कीटल और यहाँ पे एसिटल की जगह बनता कीटल। ठीक है, तो ये रिएक्शन इस तरह से है। तो अगर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का एडिशन करेंगे आप, अगर एल्डिहाइड लेंगे तो एसिटल बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, और अगर आप कीटोन लेते हैं रिएक्टेंट अपना स्टार्टिंग सबस्ट्रेट तो आपके पास में कीटल फॉर्म होगा। ये इसका पहला केस था। अब हम दूसरा केस की अगर बात करें, अगर हमने लिया डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है आपको ऐसा एल्कोहल लेना है जिसमें दो OH ग्रुप हो, लाइक आप ग्लाइकोल ले लें, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये आपका एक डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। ठीक है, तो आपने कार्बोनिल कंपाउंड लिया, आप यहाँ पे ले लें HO, समझने के लिए इसे हम उल्टा लिख ले रहे हैं CH2OH, इस तरह से। ठीक, तो इसमें अगर आप ये कहें कि अगर आपने डाइहाइड्रिक एल्कोहल लिया है तो आप ये कहेंगे कि साइक्लिक एसिटल या कीटल बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये चीज रिमूव कर दें, -H2O निकल जाएगा और इसके बाद कार्बन की ये दोनों वैलेंसी ओपन कर लीजिए, तो ऑलरेडी ओपन थी इसकी, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, CH2 एंड ऑक्सीजन, ये आपका बन गया साइक्लिक एसिटल और कीटल। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल लेंगे तो एसिटल या कीटल बनेंगे और डाइहाइड्रिक एल्कोहल लेंगे तो उसका एडिशन होने पर कार्बोनिल कंपाउंड्स जो हैं वो आपको साइक्लिक कंपाउंड देंगे। ठीक, इसके अलावा एक और है, ये मैं आपके लिए ऐसे होमवर्क दे रहा हूं, एडिशन रिएक्शन जो है आप कर सकते हैं अमोनिया और या फिर अमोनिया के डेरिवेटिव्स की एडिशन रिएक्शन। अमोनिया के डेरिवेटिव मतलब मैं यहाँ से एक H हटा दूं, यहाँ पे लिख दूं हाइड्रोक्सिलामीन, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे NH2 और एक H हटा के एक और NH2 लिख दूं, हाइड्रोजन लिख दिया। तो इस तरह से आपके एनसीईआरटी में टेबल दी हुई है, वो एडिशन रिएक्शन आप अपने आप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स, कई सारे डेरिवेटिव्स हैं, तो कॉन्सेप्ट एडिशन का आपको समझ में आ गया होगा, तो ये आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो आप अपने आप से ट्राई करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके रिडक्शंस की, एल्डिहाइड और कार्बन, एल्डिहाइड और कीटोन की। तो रिडक्शन में क्या करेंगे, एक तो पहले ले लेते हैं हम हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन में क्या होगा आपका कि आपके पास जो है जो कार्बोनिल कंपाउंड है, सपोज करें मैं यहाँ पर आपके लिए एक
या एल्डिहाइड ले लिया कोई भी, ये एल्डिहाइड ले लिया और इसका H2 से रिएक्शन करवा दें, ठीक, और निकिल की प्रेजेंस में, इसे हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक H तो यहाँ ऐड कर लें और एक H अगर यहाँ ऐड कर दें तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, R तो ऑलरेडी है और ये CH था, एक H और चला गया तो CH2 और OH। तो देखो अगर आपने लिया एल्डिहाइड तो आपके पास बनेगा 1 डिग्री का अल्कोहल, ये आपको कन्वर्जन में काम आएगा रिएक्शन। ध्यान रखिएगा जब भी कार्बोनिल कंपाउंड को आपको अल्कोहल में बदलना होगा, अगर आप यहां ले लेते हैं कीटोन RC डबल बॉन्ड OR और आपने यहां पर रिडक्शन करवाया तो आपके पास में RC, एक R आपके पास ऑलरेडी होगा, एक H आप यहां से ले लें, ये H यहां लगा दें तो ये CHOH, तो ये क्या बना 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक। तो ये आपके पास बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। एल्डिहाइड लेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल और आप कीटोन लेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ठीक। अब हम बात करते हैं क्लेमेंजन रिडक्शन की। ये नेम रिएक्शन है आपकी, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछी भी जाती है। तो इसमें क्या करेंगे, जो रिडक्शन करवाना है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट जो है, अच्छा इससे पहले एक बात और छोटी सी मैं बता दूं आपको, आप यहाँ पे तो हमने लिखा हाइड्रोजनेशन, ये काम आप किसी रिड्यूसिंग सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं, RHC डबल बॉन्ड O और आपने अगर ये रिडक्शन करवाया LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगी, आपका यहाँ पे ये अल्कोहल बना देगा, ठीक है, RCOH H 1 डिग्री का अल्कोहल। अगर कीटोन लेते तो फिर ये 2 डिग्री का अल्कोहल बन जाता। तो हम बात कर रहे थे क्लेमेंजन रिडक्शन की, तो ध्यान रखिएगा अगर आप हाइड्रोजनेशन करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स का तो भी अल्कोहल बनेंगे, और सिंपल रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड लेके, तो रिड्यूसिंग एजेंट लेके, तो भी आपका अल्कोहल ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे आपको रिड्यूसिंग एजेंट थोड़ा अलग लेना होगा, उसके लिए आपको जिंक अमलगम की जरूरत पड़ेगी, और जिंक अमलगम से जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कोहल नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा। किस तरह से, वो देखिए, C डबल बॉन्ड O ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये आपका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन करवाना है आपको ZnHG में डाल के। Hg लिक्विड होता है, कोई भी मेटल आप जब मरकरी लिक्विड मरकरी में डालते हैं तो उसे उसका अमलगम कहते हैं। यहाँ पे HCl की प्रेजेंस में जिंक अमलगम ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट जब काम करेगा तो आप यहाँ पर 4 ले लिए, उन 4 में से हाइड्रोजन में से 2 तो आप इसके साथ निकाल दें, -H2O कर दें, और 2 हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन से आप अटैच कर लें। तो ऐसा करने से क्या होगा, सपोज करो कि यहाँ पे CH3 होता और यहाँ पे भी CH3 होता, मान लीजिए मैंने एक कीटोन लिया है, चाहे तो आप ये एल्डिहाइड भी ले सकते हैं कोई सा, तो यहाँ पर आप अब सोच के देखिए क्या होगा, CH3 और ये जो कार्बन है इसके साथ 2H जोड़ दे CH2, और वो CH3 आपके पास ऑलरेडी है ही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपके पास बनेंगे एल्केन। डिफरेंस समझिए, आप चाहे हाइड्रोजनेशन कर लें चाहे सिंपल रिडक्शन कर लें, तो कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करने पर या हाइड्रोजनेशन करने पर बनते हैं अल्कोहल्स। एल्डिहाइड लोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन लोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल। लेकिन अगर आपने जिंक अमलगम से रिडक्शन करवाया है तो फिर आप उसे एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रिएक्शन मैं बता रहा हूं आपको फिर से कि ये रिएक्शन आपकी कन्वर्जन में बहुत काम आएंगी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद तीसरा प्रोसीजर है वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन, ठीक है। वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन में
इनके रिएक्शन आप कार्बोनिल कंपाउंड की जो रिएक्शन है वो हाइड्रोजन से करवा दें। हाइड्रोजन क्या होता है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है, मैं इसको समझने के लिए इस तरह से लिख रहा हूं यहाँ पे। तो जब इसकी रिएक्शन आप हाइड्रोजन से करवा देंगे तो यहां से आप ये निकाल दें। ये निकालने के बाद जब आप इसको इस तरह से लिखेंगे NNH2, ठीक है, तो ये एडिशन, ये आपका प्रोडक्ट बना। इसका आप जो है KOH की प्रेजेंस में और ग्लाइकोल की प्रेजेंस में, इसमें अगर आप इसको डाल देंगे तो आप एक काम आसानी से समझ सकते हैं कि यहां से आप ये निकाल दें और ये जो कार्बन की दोनों वैलेंसी हैं ये दोनों हाइड्रोजन पूरी करेगा। तो कार्बन की ये दोनों वैलेंसी तो ऑलरेडी जिससे भी पूरी होगी एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, वो होगा ही, और यहाँ पर आ जाएगा H2 और ये नाइट्रोजन ऐसे गैस निकल जाएगी। तो ये क्या बनेगा, देखिए एल्केन बनेगा। अगर मान लीजिए आपने ये HH सपोज करें फॉर्मल्डिहाइड लिया था, यहाँ पे HH, यहाँ पर HH, तो इस कार्बन के साथ 2 H ये और 2 H ये, इसका मतलब क्या है, ये मीथेन बन गया। तो इस तरह से ये आप इनका हाइड्रोकार्बन में कन्वर्जन कर सकते हैं या किसी एल्केन में कन्वर्जन कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपका कि आपको यहाँ पे रिएक्टेंट कौन सा लेना है और कौन सा एल्केन आपको बनाना है। ठीक है, ये इनके रिडक्शन प्रोसेस हो गए जिसको मैंने आपको क्लियर किया, इनको नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं इनके ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जो आपके कीटोन्स हैं RC≡OH, इनका आपको ऑक्सीडेशन करना है तो इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है आसानी से और ये कन्वर्ट हो जाते हैं RC≡OOH। ये मैंने एरो इसीलिए लगाया है कि ये ऑक्सीजन आप यहां पे लगा दें। तो इनसे एल्डिहाइड से आपको मिलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स और इनका ऑक्सीडेशन करना आसान है। लेकिन अगर आप इसमें, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में और बता देता हूं। आप यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट ले लें और या फिर फेलिंग सॉल्यूशन ले लें। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। माइल्ड मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन होकर उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने लिया कीटोन तो इनका ऑक्सीडेशन करने के लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से नहीं होगा, वो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने होंगे। लाइक HNO3 लिया, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 एसिडिक कंडीशन में लिया इस तरह से, या पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया, तो ये क्या करते हैं, इसके 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बनाएंगे और 2 कार्बोक्सिलिक, मान लीजिए मैं यहां पे इसको ऐसे लिख लेता हूं CH3 और CH3। तो इसमें क्या होगा, एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ये बनेगा और एक ये बनेगा। ठीक है, जो जितने भी कार्बन कीटोन में थे उनसे कम कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। तो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, HCOOH होगा और इधर वाले को हम लिखेंगे CH3COOH। ठीक है, इस तरह से आप ये ध्यान रखिएगा कि इनका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से किया जा सकता है और इनका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन कराया जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट नोट करके लिखिएगा कि अगर ये आपका अनसिमेट्रिकल कीटोन हो, अनसिमेट्रिकल कीटोन होने पर क्या होगा, जो ये कीटो ग्रुप है ये वाला कार्बन, ये उस साइड में जाता है जिधर कार्बन कम होते हैं। मान लीजिए CH3 CH2 CH2 C≡O CH3 ये है और इसका आप ऑक्सीडेशन करवाएं तो ऑक्सीडेशन करवाने पर
ये देखो, या तो उधर जा सकता है या इधर जा सकता है, लेकिन आपको करना क्या है, अनसिमेट्रिकल कीटोन होने पर कीटो ग्रुप गोज विद लेस कार्बन एटम उस साइड में जाएगा जिधर कार्बन एटम कम होंगे। देखो इस कीटो ग्रुप के इधर तो कार्बन है 3 और इधर कार्बन है 1, तो इसका मतलब कीटो ग्रुप इसके साथ जाएगा और ये आपका यहां से तोड़ना है आपको। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड 2 बनेंगे अब आपके पास में, एक तो ये वाला बनेगा CH3 CH2 और इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा COOH और ये CH3 CO और OH आपका आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 COOH ये बनेगा और CH3 COOH, इसे बोलते हैं पोपोफ्लूल के कीटो ग्रुप जो है उस साइड में जाएगा ऑक्सीडेशन हो करके जिस साइड में नंबर ऑफ कार्बन कम रहेंगे। ठीक है, इनका ऑक्सीडेशन इस तरह से होता है। अब यहां पर एक चीज और बता दूं कि ये टोलेंट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट जो है, आपको अगर डिफरेंशिएशन करना हो एल्डिहाइड और कीटोन में तो वहां पर आप इनमें दोनों में डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। किस तरह से, देखो अगर आपने कोई एल्डिहाइड लिया और जो टॉलेंस रिएजेंट होता है वो सिल्वर का सॉल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट अमोनिकल सॉल्यूशन में, तो हम उसे सिंपली जो है इस तरह से लिख देंगे कि उसमें सिल्वर आयन होते हैं। तो जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है, ये इसका ऑक्सीडेशन कर देता है, मैं यहां लिख देता हूं टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, तो ये इसके साथ रिएक्शन करके इसे तो बदल देगा RCOOH में, और ये टॉलेंस रिएजेंट का इसका खुद का तो ऑक्सीडेशन हुआ है, ये इसका रिडक्शन कर देगा और रिडक्शन करने पर ये Ag आयन से Ag एटम बन जाएंगे और Ag एटम बन जाएंगे तो ये देंगे सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब टेस्ट ट्यूब में आपने कोई एल्डिहाइड लिया, उसमें आप टॉलेंस रिएजेंट डालो और थोड़ा हिला के देखोगे तो थोड़ी देर बाद आपको उसमें चांदी की परत दिखाई देगी ऊपर, उसे कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। लेकिन अगर वो कोई कीटोन हुआ तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, हम इस चीज को समझ चुके हैं, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट जो है वो एक माइल्ड या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अगर आपका कीटोन होता तो कीटोन का ऑक्सीडेशन तो ये ना कर पाता, लेकिन एल्डिहाइड हुआ तो उसका ये ऑक्सीडेशन कर सकता है, तो इसलिए टॉलेंट टेस्ट आपको यहां पे काम आएगा। दूसरी बात करते हैं RCHO। अगर आपने ये लिया फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन में कॉपर आयन होते हैं, तो कॉपर आयन का कॉपर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो, इसलिए हमने सिंपली उसको कॉपर 2+ आयन लिख लिया जो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, जब ये इसके साथ में फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। ठीक, और जो Cu2+ आयन है ये बदल जाएंगे आपके Cu+1 आयन में, ये क्यूप्रिक आयन Q+ आयन में बदल जाएंगे, और Cu+1 आयन जो है वो आपके रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर टेस्ट ट्यूब में 2 टेस्ट ट्यूब दूं मैं आपको और उनमें से एक एल्डिहाइड हो और एक कीटोन हो, आप कैसे पता लगाएंगे, तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो उसमें आप टॉलेंस रिएजेंट डाल दीजिए, टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे दोनों टेस्ट ट्यूब में, तो जिसमें सिल्वर मिरर आ जाए वो आपका एल्डिहाइड, और जिसमें सिल्वर मिरर नहीं आएगा वो आपका होगा कीटोन। दूसरा टेस्ट फेलिंग टेस्ट होता है, ये आपका प्रैक्टिकल में भी काम आएगा आपको। तो दूसरा टेस्ट है फेलिंग टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में क्या होगा, आप जो है इसको क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में दोनों में आप डाल के देख ले फेलिंग सॉल्यूशन, और फेलिंग सॉल्यूशन डालने पर जिसमें रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा वो तो आपका एल्डिहाइड होगा, क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड को रिडक्शन कर ऑक्सीडेशन करके खुद रिड्यूस हो जाता है, इसमें रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आ जाता है, जबकि कीटोन ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएशन करने के लिए ये दोनों टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट यूज किए जाते हैं। और अब हम करते हैं लास्ट ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। लास्ट ऑक्सीडेशन में जो है आप क्या करेंगे, सोडियम हाइपोहैलाइड से
इनका ऑक्सीडेशन करवाएंगे। सोडियम हाइपोहैलाइड बनाने कैसे हैं आपको, NaOH की रिएक्शन किसी हैलोजन से करवाते हैं तो ये NaOH बना लेंगे, दिस इज सोडियम हाइपोहैलाइड, ठीक है। और अगर आप इनका कोई भी आपके पास ऐसा कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे इधर की साइड में चाहे कुछ भी हो, इसे हम कहते हैं मिथाइल कीटोन, ठीक। तो मिथाइल कीटोन्स या इसके जैसे जितने भी कंपाउंड होते हैं उन कंपाउंड्स का NaOH सोडियम हाइपोहैलाइड से रिएक्शन करवाने पर सोडियम सॉल्ट बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, CH3 C डबल बॉन्ड O Na, ये बन जाएगा। और इसी के साथ में CHX3 ये बनते हैं, ये है आपके हेलोफॉर्म कंपाउंड कैसे, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O और NaOI ले लूं तो ये इससे प्रोडक्ट बनेगा CH3COONA और CHI3, ये होता है येलो कलर का प्रेसिपिटेट एंड इट इज आयोडोफॉर्म। तो ये रिएक्शन एक्चुअली है आपकी आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। अगर आपका कोई मिथाइल कीटोन वाला कंपाउंड हुआ तो आपके पास में सोडियम हाइपोहैलाइड होगा, उससे रिएक्शन करवाने पर अगर येलो प्रेसिपिटेट आ गया तो इसका मतलब वो मिथाइल कीटोन वाला कंपाउंड है। ये रिएक्शन आपके ऐसे कंपाउंड जिनमें ये ग्रुप नहीं होगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं HCOOH फॉर्मल्डिहाइड दे दूं मैं आपको, तो ये ऐसा मिथाइल कीटोन का ग्रुप नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अगर मैं आपको कहने लगूं कि आपके पास में CH और डबल बॉन्ड O ये है, ना ही ये मिथाइल कीटोन है आपका, देखो यहाँ पे इसके पास में H है और यहाँ पे फिनाइल रिंग है, तो इसका मतलब ये क्या है, बेंजल्डिहाइड। ये आपसे एमसीक्यूज में बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ना तो फॉर्मल्डिहाइड ये टेस्ट देगा, ना ही बेंजल्डिहाइड ये टेस्ट देगा, और ना ही ये टेस्ट देगा आपका ये कंपाउंड। अगर मान लीजिए आपके पास R और C डबल बॉन्ड OH ये कंपाउंड हो, मतलब इसको चाहे तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं R3, ना ही ये कंपाउंड आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें ये होता है मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है, सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ रिएक्शन करके आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, तो इनसे भी आप अलग अलग एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से इसकी रिएक्शंस हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। एक दो नेम रिएक्शन और रह गई हैं, उनके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा ज्यादा हो गई हैं, आपको उसमें टाइम भी देना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स मेरी एक बात ध्यान रखिए, इस चैप्टर की केमिकल रिएक्शंस बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। कन्वर्जन में इस चैप्टर की रिएक्शंस बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं आपको। इसमें बहुत सारी नेम रिएक्शन है, आपने पढ़ी, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, क्लेमेंजन रिडक्शन, स्टेफन रिडक्शन हो गया, आपका इटार्ड रिएक्शन हो गया, ग्रेटरमैन-कोच रिएक्शन हो गया, कमर्शियल मेथड हो गया, बहुत सारी नेम रिएक्शन है, कन्वर्जन रिएक्शन है, ठीक है। तो इसलिए जितनी भी अभी तक हमने प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पढ़े, और ये सब हमने पढ़े हैं केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, और थोड़ा आज हमने इनमें डिफरेंशिएशन करने का तरीका भी सीखा है। ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन और ये दोनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी एल्डिहाइड और कीटोन को पता लगाने के लिए कि वो कौन सा है, एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी है कि आप ये सारी चीजें कंप्लीट करें, और जो भी आपके डाउट्स हो, क्वेरीज हो, वो आप हमें कमेंट में लिख करके बताएं, जो भी होगा उनके हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। और इससे आगे की नेम रिएक्शन और इस चैप्टर का बाकी बचा हुआ पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।
ठीक है, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, अपने नोट्स प्रिपेयर करें, जो डाउट्स हो वो हमें भेजें और लाइक करें और बाकी स्टूडेंट्स के लिए शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।